डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं झारखंड के रांची शहर का रहने वाला हूँ। मुझे अपना शहर अच्छा तो लगता है, लेकिन जब घूमने की बात आती है तो मुझे पश्चिम बंगाल जाना सबसे ज़्यादा पसंद है। जंगल में घूमना और अपने दोस्त के साथ समय बिताना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मेरा दोस्त भी बिल्कुल मेरे जैसा है। शहर में हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हमारा दिल जंगल में जाकर लगता है। मेरे दोस्त का नाम है मोहन, और जब भी हमें इकट्ठी छुट्टियां होती हैं हम निकल पड़ते हैं पश्चिम बंगाल की ओर अपनी गाड़ी से, और एक खास गांव तक हम जाते हैं। वहां गाड़ी लगाते हैं और हाइकिंग करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। कई दिन जंगल में बिताकर आते हैं, और ये मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। अलग अलग तरह के जानवरों का भी सामना हुआ है। कई बार ऐसे भी लगा है कि अब हम मरने वाले हैं, लेकिन खुद को भी बचाते हैं और ये शौक को भी जिंदा रखते हैं। इस बार सर्दियां थी और हमें सर्दियों में जंगल में कभी भी जाने का अनुभव नहीं मिला था। पहली बार मेरे दोस्त ने कहा, चलो जंगल में जाकर समय बिताकर आते हैं। अब छुट्टियां ऐसे ही हो गई हैं तो अभी भी हम जा सकते हैं। मैंने मोहन को कहा था, देखो सर्दियों में वहां कई बार धुंध पड़ने लगती है और धुंध में दूर तक देखा नहीं जा सकता। ऐसा ना हो हम जंगल में रास्ता ही भटक जाएं। लेकिन मोहन ने कहा, अरे मेरे होते हुए कैसे रास्ता भटक सकते हैं? इतने सालों से हम यही तो काम करते आ रहे हैं। हमारे पास कंपास है ना, और इतना भी बड़ा जंगल नहीं है कि हम भटक जाएंगे और वापस नहीं आ पाएंगे। मैं सर्दियों में वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त की जिद थी, मैं ना कैसे कर सकता था। मेरे दोस्त ने मुझे मना ही लिया और हमने कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा किया। कई बार हम पुराने सामान का इस्तेमाल किया करते थे और कई बार नए सामान का। हमारे पास सर्दियों में जंगल में बिताने वाला सामान नहीं था, इसीलिए हम ऐसा सामान लेकर जा रहे थे जो बैग भर रहा था। ठंड के कारण हमें मोटे कपड़े भी वहां पर लेकर जाने थे, इसीलिए हमारे पास जो 2 बैग थे वो भर चुके, और हम दोनों एक छोटा बैग भी उठाने वाले थे। उसे गांव तक पहुंचकर वहां के मुखिया से हम कुछ समय बात करते रहे और वहां सोने के बाद और अगले सुबह हम जंगल में हाइकिंग करने के लिए निकले। पहले पहले कुछ किलोमीटर हमारी टांगें बिल्कुल दर्द नहीं किया करती थी। उसके बाद टांगों में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता। सर्दियों में यहाँ हाइकिंग करने वाला हमें कोई भी नहीं मिला, जबकि गर्मियों में यहाँ कई लोग मिल जाते हैं जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं, और कुछ लोग तो पिकनिक मनाने के लिए आए होते हैं। हम जिस रास्ते पर चल पड़े थे वहां तो पगडंडियां बनी हुई थी। इसे जंगल का घना इलाका नहीं कह सकते, यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन पहले कुछ किलोमीटर चलने के बाद घना जंगल आ गया। ना तो कोई पगडंडी थी और ना ही कोई साफ रास्ता, लेकिन फिर भी पहचान के लिए पिछले कई सालों से हमने पेड़ों के ऊपर ऐसे निशान लगाए हुए थे जो अब भी मौजूद थे और हमें साफ साफ बता रहे थे कि हम कहां तक पहुंच गए हैं। और आगे वाली वो झरने वाली पहाड़ी, यहां पर हमें कोई इंसान नजर नहीं आता, हमेशा जानवर ही मिलते हैं। और आगे वो बड़ा सा झरना और नीचे वो साफ पानी का तालाब। यहां पर नहाना हमें हमेशा से पसंद रहा है। कई बार कई घंटे हम यहां पर बिता देते हैं। इस बार भी उस पानी में डुबकी लगाने के बाद जब शरीर और ज्यादा ठंडा हो गया, लेकिन लकड़ियां जलाने के लिए हमारे पास तैयारी पूरी थी और हमने भी सोचा शरीर ठंडा कर लिया है
यहीं पर टेंट लगाएंगे और यहीं पर आज की रात बिताएंगे। जगह बिल्कुल साफ है। दूर दूर हमें जंगल नजर आते हैं, क्योंकि एक पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने के बाद दूसरी तरफ हमें बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। और जो धुंध भी है वो नीचे नीचे है। पहाड़ी से ऊपर हम धुंध के भी पार देख सकते हैं। हम कुछ समय वहां पर नहाए। ठंड लग चुकी थी। हम ऊपर गए, लकड़ियों को जलाया, वहां पर आग जलाई और उसके आसपास बैठ गए। खाने पीने का सामान हम साथ लेकर आए थे। वहां बैठे हम अपनी नई और पुरानी बातों पर चर्चा कर रहे थे, तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी इंसान के कराहने की आवाज थी। हम दोनों भौंचक्के से हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को चोट लगी हो, और हम कभी भी किसी को चोट लगी हो तो मदद के लिए सबसे आगे हो जाते हैं, लेकिन अपने हथियारों को भी हाथ में रखा हुआ था। कई बार ऐसे जानवर जो चतुर तरीके से हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बिल्लियां हैं जो इंसानों जैसी आवाजें निकालने लगती हैं, और जंगल में जब तक हम समझ पाते हैं मौत बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ जाती है। मैं मोहन को देखता हुआ ये कह रहा था, क्या हमें आगे जाना चाहिए? मोहन ने कहा, चलो, मेरे पास रिवॉल्वर भी तो है। अगर सच में आगे कोई जानवर हुआ मैं गोली चला दूंगा। देखो, तुम 2 कदम आगे रखना और तेज धार हथियार को बिल्कुल सामने की तरफ रखना। देखते हैं ये आवाज कौन कर रहा है। चलते चलते उस पहाड़ी के नीचे हम उस खास जगह पर पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। वहां बहुत ज्यादा घास थी, सूखी हुई घास। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस घास को काटा हो और एक जगह ढेरी बना दी गई हो। पास में ही एक छोटी सी गुफा भी थी, नीचे की तरफ जाने वाली गुफा, और उसके आगे हमें एक आदमी नजर आया। उस आदमी ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था, लेकिन उसे चोट लगी हुई साफ नजर नहीं आ रही, लेकिन शरीर देखकर ऐसा भी लग रहा कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है। उसकी टांगें बिल्कुल सही सलामत थीं, लेकिन उसकी बाजू, उसका धड़ और उसका सर, उसे हम सही सलामत नहीं कह सकते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके ऊपर गिर गई हो। पिचक सा गया था उसका शरीर, हड्डियां जैसे टूट चुकी हों, लेकिन फिर भी उसके शरीर से खून नहीं बह रहा था। चेहरा भी बिल्कुल नीचे की तरफ दबा दबा सा था और कराहता हुआ कह रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, क्या कोई है आस पास, मेरी मदद करो। उसकी ये कराहने वाली आवाज पुकार रही थी किसी की मदद, और हम भागते हुए उसके करीब गए। मोहन तो बिल्कुल मेरे पीछे था, क्योंकि उसे दुर्घटना देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती थी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसान के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। मैं उस आदमी के करीब गया। उसे देखकर मैं कहने लगा, अरे, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा सर कैसे पिचक सा गया है? शरीर भी कैसे पिचका हुआ है, जैसे शरीर में कोई हड्डी मौजूद ही ना हो। टांगे तो तुम्हारी सही सलामत है, क्या तुम उठ नहीं पा रहे हो? उसने कहा, मैं पिछले 2 महीने से इसी तरह से पड़ा हुआ हूं, जिंदगी बिता रहा हूं, कोई तो मेरी मदद करे। देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। मैंने कहा, तुम्हें यहां से ले जाने में काफी ज्यादा समय लगेगा। ऐसा करते हैं, हम मदद लेकर आते हैं ताकि तुम्हें यहां से निकाला जा सके। मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा बुरा हुआ है। उसने कहा, बुरा हुआ है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी को यहां लेकर आओगे तो बहुत देर हो जाएगी। बस एक छोटी सी मदद कर दो मेरी। खाने की कोई भी चीज एक निवाला बनाकर मेरे मुंह में डाल दो। खाने का मन कर रहा है। मुझे नहीं लगता मैं जिंदा बचने वाला हूं। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूं। बस मरने से पहले कुछ खाना चाहता हूं। ये छोटा सा काम कर दो मेरा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसकी मौत होने वाली है, और मरता हुआ इंसान अगर आखिरी ख्वाहिश आपको बताए, अगर आपके हाथ में है तो शायद आपको पूरी करनी चाहिए। मैंने मोहन को कहा, मोहन क्या करे, क्या इसे बचाया जा सकता है? मोहन ने कहा, नहीं, देखो सही, चमड़ी चमड़ी है, हड्डी तो मौजूद ही नहीं है। सर भी कैसे बिल्कुल पिचका हुआ है। ये बोल कैसे पा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रही, ये बोल कैसे पा रहा है? फिर वो थोड़ा सा हिला, कहने लगा,
एक छोटा सा निवाला मेरे मुंह में डाल दो, बहुत भूख लगी है। मुझे लगा शायद सच में ये मरने वाला है। मैं मोहन के साथ गया, उसी पहाड़ी के ऊपर से वो डिब्बे में अपना खाना लेकर आया। खाने को देखते ही वो मुस्कुराने लगा था। उसके बाद वो निवाला मैंने उसके मुंह में डाला और उसने कहा, तुम भी एक निवाला तुम भी खिला दो। बस 2 इंसानों के हाथ से निवाला खाने को मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छा मेरे साथ क्या हो सकता है। जल्द ही मैं मरने वाला हूँ, एक निवाला तुम भी खिला दो। मोहन उसके सामने जाना नहीं चाहता था और ज़्यादा देर उसे देखना भी नहीं चाहता था। निवाला खिलाने के लिए उसके बेहद करीब जाना पड़ता। मोहन ने मना कर दिया, लेकिन वो आदमी कह रहा, एक निवाला तुम भी खिला दो। मैंने उसे जवाब दिया, देखिए मैं खिला तो रहा हूं, आप कितना खाना चाहते हैं मुझे बताइए। ये दिल का थोड़ा कमजोर है, ये आपकी तरफ ज्यादा देख नहीं पाएगा। आपको जैसे चोट लगी है, मैं ही उसकी जगह आपको निवाला खिला देता हूं। उस आदमी ने कहा, नहीं, तुमने एक निवाला खिला दिया है, मुझे बस तुम्हारे हाथ से एक निवाला खाना है, एक निवाला इसके हाथ से खाना है। आंखें बंद कर लो, लेकिन मुझे निवाला जरूर खिलाओ। वो आदमी की बातें बहुत ज्यादा अजीब थीं। क्यों वो एक निवाला मेरे हाथ से और एक मेरे दोस्त के हाथ से खाना चाहता था? मैंने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। मैंने मोहन को कहा, मोहन खिला दो ना, आंखें इस तरफ कर लेना, एक निवाला खिला दो, डरने की कोई बात नहीं है। मोहन ने रोटी को तोड़ा, थोड़ी सी सब्जी लगाई और उसके मुंह की तरफ हाथ लेकर गया और उस आदमी ने थोड़ा सा हिलकर जैसे झपट्टा मारा हो, मोहन के हाथ से वो रोटी छीनी और जल्दी से उसे चबाने लगा। चबा कैसे पा रहा था मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसके दांत भी बहुत ज्यादा नरम थे और सर तो पिचका हुआ था। झपट्टा कैसे मारा? इसके बाद उसकी टांगें भी जैसे हिली। वो मांस का टुकड़ा लग रहा था जो खिसकता हुआ वो सुरंग के अंदर चला गया और सुरंग के अंदर से हंसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई खुशी से हंस रहा हो। और ये एक ऐसा दृश्य था जिसने हम दोनों को हैरान कर दिया। कौन था ये? हम दोनों के हाथ से एक एक निवाला खाया। और कैसा इंसान था? सिर्फ चमड़ी, हड्डियां सिर्फ टांगों में थी और बहुत कम। चला नहीं, जैसे सांप की तरह रेंगता हुआ, जैसे कोई जैली हो, खिसकता हुआ उस गुफा में चला गया। मोहन ने कहा, चलो चलो यहां से चलो, मुझे ये जगह काफी ज्यादा अजीब लगती है। याद है ना, कुछ साल पहले जब हम इस पहाड़ी के ऊपर थे, हमें नीचे से हंसने की आवाजें आई थी, लेकिन जब हम नीचे आए हमें कोई नजर नहीं आया था। याद है ना, मैंने तब भी कहा था ये काफी अजीब जगह है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कई बार ऐसी जगह पर भूत प्रेत होते हैं। मैंने फिर से मोहन को डांटा, देख यार, ये भूतों की बात करना शुरू कर दी ना तूने। हर बार इन बातों से तू डरता है, फिर करता रहता है। जंगल में हर बार आते हैं ना, जानवर नजर आए और कुछ नजर आया, तू बता कभी तुझे भूत नजर आया? उसने कहा, ये आवाजें फिर किसकी आवाजें थी? ये जो सामने हमारे था, ये क्या चीज थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, इसे कोई बीमारी होगी ना, हड्डियां वड्डियां इसकी नरम पड़ गई होंगी, ये नीचे खिसक कर चला गया। अब एक एक निवाला मांगा ना, खिला दिया, कुछ ऐसा तो नहीं किया जो हमारे साथ बुरा हुआ हो। खाना खाया, वो चला गया बेचारा, अब मर जाएगा तड़प कर जैसे भी। हमने तो मदद की ना, हम और भी मदद करते अगर वो मांगता, लेकिन नहीं मांगी। चलो चलो ऊपर चलो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। चारों तरफ से हमने लकड़ियाँ लगाई हैं, आग जलाई है, वहाँ ज़्यादा सुरक्षित है। अंधेरे में यहाँ ज़्यादा समय रुकना नहीं चाहिए। यह कहकर मैं मोहन के साथ ऊपर की तरफ बढ़ा। जैसे ही हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, अपने टेंट में हम घुस चुके थे, जिप को लगा लिया और अब सुरक्षित महसूस होने लगा। ये मोटा टेंट है, इसके अंदर कोई भी जानवर नहीं आ सकता। चाहे भालू अपने पंजे से इसे काटने की कोशिश करे, लेकिन ये इतना आसान नहीं। और चारों दिशाओं में हमने आग जलाई हुई है। आग से जानवर डरते हैं, करीब नहीं आते। आधी रात का वक्त था। अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। भले ही हमने मोटे कपड़े पहन रखे थे, हमारे पास मोटा वाला कंबल भी था, लेकिन मोहन ने कहा, इतनी ज्यादा ठंड, ये तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई,
यहां पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती। मैंने भी कहा, हाँ बात तो सही है, ये इतनी ज्यादा ठंड, क्या मुझे टेंट के बाहर निकलकर देखना चाहिए? मोहन ने कहा, नहीं नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, ये मोटे वाला टेंट है, अगर अंदर इतनी ज्यादा ठंड है तो बाहर कितनी ज्यादा होगी। अचानक वहां हड्डियों की आवाज सुनाई देने लगी। हड्डियां चटकाने की आवाज, या हड्डी टूटने की आवाज, या कहीं लकड़ी टूटने की आवाज, इतनी ज्यादा आवाज, जैसे धीरे धीरे आस पास हड्डियां चटकाई जा रही थी, जैसे कई लोग हो, भीड़ हो, हड्डियां चटकने की आवाज और ठंड का बढ़ना। ये एक भयानक आभास था जो हमें होता जा रहा। कोई हमारे करीब था। घिसटने की आवाज आ रही थी, सरकने की आवाज आ रही थी, और ये आवाज हमारे टेंट के आसपास से आती रही। और जो हड्डियां चटकाने की आवाज थी ना, वो जैसे इसी चीज से आ रही थी। पहले पहले लगा जैसे कोई मोटा अजगर हो जो सरकता हुआ हमारे टेंट के आसपास घूम रहा है, लेकिन आखिर अजगर से ऐसी लकड़ी टूटने की या हड्डियां चटकने की आवाज थोड़ी ना आती है। धीरे धीरे जब वो सरकने की आवाज बिल्कुल टेंट के साथ थी ना, तब हमें एक और आवाज सुनाई दी थी। ये उस आदमी की आवाज थी हंसने की। हंसता हंसता कह रहा था, अब तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आवाज सुनकर शरीर में ठिठुरन सी पैदा होने लगी। जैसे ही मैंने सामने रखा वो पानी का गिलास उठाया, क्योंकि मेरा गला सूख रहा था, उसमें बर्फ जम चुकी थी। यहां इतनी ठंड नहीं होती कि साधारण ग्लास में रखा गया पानी इतना ज्यादा ठंडा हो जाए कि उसकी बर्फ जम जाए। ये हो क्या रहा है? मैं और मोहन एक दूसरे की तरफ देख रहे। मैं टेंट के बाहर जाकर उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मोहन ने कहा, नहीं, कुछ ना कुछ उसके साथ है। उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, जैसे वो ऐसा ही था, पिचका हुआ, बिना हड्डियों के, वो जैसे ऐसा ही था। मुझे भी डर लगने लगा। बाहर से आ रही वो आवाज बुला रही थी हमें, ठंड बढ़ रही थी, लेकिन बाहर जाना समझदारी नहीं थी। अनजान जंगल में भयानक रात, धुंध से भरी, और ऐसे दृश्य, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, छिपना चाहिए। पूरी रात वो आवाजें आती रही। हमारा डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी तरह से वो रात निकली। वो रेंगने की आवाजें आसपास से आती रही और उस आदमी की आवाजें भी आती रही। जब रात खत्म हुई, हम उस टेंट से बाहर निकले। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे उस टेंट के अंदर इतनी ज्यादा ठंड हो चुकी थी कि हम ठिठुर चुके थे। हर चीज जम चुकी थी। लेकिन सुबह होते ही गर्मी बढ़ने लगी, और जब हम टेंट इकट्ठा करके जंगल से बाहर निकलने की ठान चुके थे, उस पहाड़ी से नीचे उतरे तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। हर तरफ गर्मी ही गर्मी। मौसम माना कि ठीक ठाक था, थोड़ा ठंडा, धुंध वाला, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड यहां नहीं होती। जैसे उस पहाड़ी के ऊपर वो जो भी चीज थी उसके कारण ठंड हो गई थी। उसके बाद हम सीधा जंगल से बाहर निकल आए, और मोहन ने कहा था, ये जगह भयानक है, पहले कभी हमारा सामना ऐसी किसी चीज से नहीं हुआ। वो क्या था? हमने उसे निवाला खिलाया, वो दोनों के हाथ से निवाला क्यों खाना चाहता था? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन वहां से हम निकले अपनी गाड़ी लेकर और सीधा घर की तरफ निकल पड़े थे। सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला था, लेकिन अब हमें इस जंगल में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। घबराहट के मारे दोनों को थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ चुका था। रात तक हमने सफर तय किया अपने घर का। मोहन अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया था। इकलौता रहा करता था मैं। मोहन भले ही अपने माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन घर आने के बाद जैसे ही मैं उस बारे में थोड़ा सा भी याद करता, शरीर में ठंड सी बढ़ने लगती। ऐसा आभास होने लगता जैसे वो क्या चीज थी जो कुछ करना चाहती थी
और उसके आने के कारण ठंड बढ़ी। और वो हड्डियां चटकने की आवाज, वो क्या था? रात के 2 बजे तक मैंने अच्छी नींद ली थी, लेकिन रात 2 बजे मोहन का फोन आया और मोहन की आवाज, जैसे कांपती हुई वो आवाज, मैं भूल नहीं पा रहा था। क्या हुआ मोहन, क्या हुआ? तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो? मोहन ने जवाब दिया, वो यहाँ भी आ गया, वो यहाँ भी आ गया, वही जंगल वाला, वो जीव, वो इंसान यहाँ भी आ गया। मेरा पूरा कमरा ठंडा हो चुका है। मुझे बाहर से वो आवाज़ सुनाई दी थी, और रेंगने की आवाज़। मैंने अपने पिता को बताया, लेकिन उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, घर में कोई नहीं आ सकता। फिर भी मेरा कमरा कितना ज़्यादा ठंडा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है, वो यहाँ तक आ गया है। ये कहकर मेरे दोस्त ने फ़ोन काट दिया और मुझे अपने दोस्त से रात के वक्त ही मिलना था। जब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ना, उसे दौरा पड़ता है, उसकी सांस रुकने लगती है, और मैं चाहता था ऐसा कुछ ना हो। वैसे भी कल की रात उसने बड़ी मुश्किल से निकाली, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। आज मुझे उसके पास जाना चाहिए। किसी चीज़ से वो डर रहा है, यकीन कुछ और चीज़ होगी, बिल्ली कुत्ता कुछ रेंग रहा होगा, लेकिन वो डर गया। गाड़ी उठाकर सीधा मैं अपने दोस्त के घर गया था, लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में गया, वो रजाई में बीच घुसा हुआ ठंड से कांप रहा, और उस कमरे में ठंड इतनी ज़्यादा थी। जैसे ही मैं कमरे में गया, ठिठुरने लगा था, मैं बहुत ज़्यादा ठिठुरने लगा था। उसकी बात सही थी, कमरा ठंडा था। मैंने उसको कहा, तूने एसी वेसी तो नहीं चलाया ना? उसने कहा, पागल है तू, ठंड तो पहले से बढ़ चुकी है, मैं ऐसे सर्दियों में एसी क्यों चलाऊंगा? उसकी बात सही थी, लेकिन लगभग 20 से 25 मिनट तक मैं अपने दोस्त के साथ रहा, और वहाँ जो ठंड थी धीरे धीरे गायब होने लगी, और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ समय के लिए ठंड बढ़ी है। हो सकता है किसी तरह से अंदर ठंडी हवा आ गई हो या ऐसा कुछ, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन अब वैसा नहीं था। मैंने अपने दोस्त के साथ वो रात गुजारी, और सुबह के वक्त जब हम दोनों उस घर से बाहर निकले थे, एक तरफ घर के जहाँ से आ रही थी मेरे दोस्त को आवाज़ें, वहाँ जाकर हमने देखा तो वहाँ बहुत सारे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ से रेंगा हो, बहुत ज़्यादा रेंगने के वो निशान। या कोई जानवर भी हो सकता है, कोई इंसान भी डराने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो जंगल वाला आदमी जिसके शरीर में हड्डी वगैरह नहीं थी, वो यहाँ तक आ सकता है। वो तो मर भी गया होगा। उस रात जो हुआ वो भयानक सपना भी हो सकता है। मैंने अपने दोस्त को समझाया था, और मुझे अब काम पर जाना था, भले ही उस काम पर नहीं जहां हम दोनों इकट्ठा करते थे। मुझे थोड़ी मार्केटिंग करनी थी। मैं अपनी नई कंपनी बनाना चाहता था, ऑनलाइन थोड़ा बिजनेस करता था, लेकिन अब मुझे मार्केटिंग की थोड़ी ज़रूरत थी, जो मैं अकेला करना चाहता था। दिन पूरा मैं यही काम करता रहा, और रात के वक्त अपने घर आने का मुझे मौका नहीं मिला। वहीं होटल में मैं रुक गया, और रात के वक्त मेरे दोस्त का फ़ोन मुझे फिर से आया था। फिर से वो मुझे कह रहा था, ठंड बढ़ गई है, वो आसपास है, और अब मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। मेरे माँ बाप पता नहीं बेहोश हो गए हैं, उनकी नींद नहीं खुल रही है। मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं। मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, और मुझे नहीं पता तुम्हारा फ़ोन लग पा रहा है, और कहीं भी मैं फ़ोन लगाने की कोशिश करता हूँ फ़ोन काम नहीं करता। सिर्फ तुम्हारा फ़ोन लग पाया है, मेरी मदद करो। मैंने उसको कहा, देखो डरने की कोई बात नहीं है, तुम डर क्यों रहे हो? ये सब कुछ दिमाग का खेल है। मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकता। देखो आज की रात किसी तरह से निकालो, कल मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, और उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करूँगा कि वहाँ कुछ ना कुछ है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है आस पड़ोस का कोई आदमी होगा जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। डरो मत, देखो कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरे दोस्त का फोन कट गया। बस इतनी ही बात वो मुझसे कर पाया था। वो रात डरते डरते मैंने निकाली थी। मेरे दोस्त के साथ कुछ हो ना जाए, मैं बस ये जानना चाहता था वो सुरक्षित है या नहीं।
और सुबह के वक्त जब मैंने उसे फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन उठाया, तब मुझे खुशी हुई। मेरा दिल फिर से खिल गया। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया, कल रात वो मेरे सामने आया था, मेरे कमरे में। बहुत छोटी सी जगह से निकल सकता है। उसके शरीर में हड्डी नहीं है, उसके शरीर में कोई हड्डी नहीं है। और उसने मेरे हाथ पर कुछ किया है। मेरा पूरा हाथ फूल चुका है और नर्म सा हो चुका है। तुम जल्दी से आओ। मैं सुबह सुबह अपने दोस्त के पास पहुंच गया। और जब मैं उसके पास पहुंचा, घर में कहीं भी ठंडक नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कल रात क्या क्या हुआ। उसने खिड़की खोली थी झांकने के लिए कि बाहर क्या चीज है। उसे वही आदमी नजर आया जो हमें जंगल में नजर आया था। उसने कहा, तुम अब मेरा काम करने को तैयार हो जाओ। ये कहकर वो खिड़की से रेंगता हुआ अंदर आ गया। खिड़की में सलाखें लगी हैं, कोई भी इंसान उन सलाखों को पार नहीं कर सकता। लेकिन उसके शरीर में कोई हड्डी नहीं थी। मांस का टुकड़ा सलाखों के बीच से निकलकर कमरे के अंदर आ गया। मेरे दोस्त का हाथ फूला हुआ था, बहुत ज्यादा नर्म, उंगलियां नीचे की तरफ लटक चुकी थी। और उसने कहा, वो अपने हाथ को थोड़ा सा हिला तो पा रहा है, लेकिन अजीब सा महसूस हो रहा है और थोड़ा थोड़ा दर्द उसके हाथ में भी होता जा रहा है। मैं अपने दोस्त को लेकर डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कोई चोट लगी होगी। मैंने अपने दोस्त को कह दिया, किसी के सामने ऐसा कुछ मत कहना। जो तुम मुझे बता पाए हो, अगर किसी और को बताया तो सब तुम्हें पागल कहेंगे, क्योंकि उस आदमी ने तुम्हारे पास आकर तुम्हारे हाथ के साथ कुछ किया और ये हो गया, लेकिन और कुछ नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा हाथ फूला हुआ है, जैसे चोट लगी हो, तुम्हें एक्सरे करवाना होगा। और एक्सरे करवाने के बाद 2 घंटे हम अस्पताल में थे। जो डॉक्टर था वो एक्सरे देखता हुआ बार बार हमारे चेहरों की तरफ देख रहा, फिर थोड़ा सर को खुजा रहा और फिर कह रहा, क्या तुम्हारा हाथ हमेशा से ऐसा ही था? क्या हो गया है इसे? मैंने कहा, सर नहीं, मेरे दोस्त का हाथ बिल्कुल सही है, बस सूजा हुआ है। कल किसी जानवर ने कुछ किया है इसके हाथ के साथ, तो थोड़ी इन्फेक्शन सी हो गई है। डॉक्टर ने कहा, हाँ वो बात तो है, मैं बात कर रहा हूँ ये जो सूजा हुआ हाथ है, बाकी ये लटका हुआ, ये तुम कह रहे हो बिल्कुल सही था, दूसरे हाथ की तरह, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर बता नहीं रहा, लेकिन कुछ समय बाद जब डॉक्टर ने बताया, एक्सरे दिखाया, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मोहन के हाथ की हड्डियां मौजूद नहीं थीं, जैसे उसके हाथ के अंदर से हड्डियों को निकाल लिया गया बिना कोई जख्म दिए। और वो हाथ को सिर्फ उतना हिला सकता था जितना हम बिना हड्डी के अपने हाथ को हिला सकते हैं। और डॉक्टर का मानना था ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके हाथ से हड्डियां निकल चुकी हों, ये बचपन से ही ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे लोग जिनके हाथ में या शरीर के कुछ हिस्सों में हड्डियां नहीं होती, ये खास बीमारी होती है जो बचपन में होती है और हड्डियां अच्छी तरह से विकसित नहीं होती। डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था। वो सूजन का इलाज कर सकता था, लेकिन हाथ के अंदर से गायब हड्डियों का इलाज वो कैसे कर सकता था? उसने कहा, ये हाथ ऐसे ही रहेगा। 2 बार हमने एक्सरे और करवाया, लेकिन हाथ में हड्डी के कोई निशान नजर नहीं आए। जैसे वो इंसान मेरे दोस्त के हाथ के अंदर की हड्डियां चुरा कर ले गया बिना जख्म के। और हैरान परेशान हम दोनों घबराए हुए। जब अपने दोस्त को मैं उसके घर छोड़कर आया था, उसके माँ बाप परेशान थे। ये भी जानना चाहते थे कि वो रात को उठ क्यों नहीं पाए। जब उनका बेटा इतना परेशान था, उन्हें इतनी ज्यादा नींद कैसे आ गई? लेकिन मोहन ने कहा, वो साधारण इंसान नहीं है, वो है कुछ अजीब सा। वो पीछे पड़ गया है मेरे, मार डालेगा मुझे। वो हंसता है और फिर कुछ करता है, अच्छे से याद नहीं रहता। जब वो अंदर आया, कुछ हाथ के साथ किया, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, जैसे याददाश्त भी मिट सी गई हो। लेकिन कुछ समय के लिए सब कुछ मुझे याद था। अब मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूं। मेरा दोस्त रात को वहां रुकने से डर रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा, तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पता नहीं लगेगा कि तुम मेरे घर पर हो। मैं अपने दोस्त को अपने घर पर ले आया
और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे लगा था मेरे दोस्त को कोई भ्रम हुआ है, कुछ ना कुछ बीमारी हुई है जिस कारण उसके हाथ के साथ ऐसा कुछ हुआ है। रात के वक्त हमने सभी दरवाजे बंद कर रखे थे। वो मेरे बेडरूम में ही था और हम दोनों पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त की नज़र जैसे ही उसके हाथ की तरफ जाती, वो उंगलियां हिला तो पा रहा था, लेकिन उसका हाथ जिस दिशा में करते उस दिशा में लटक सा जाता। बिना हड्डियों के उसका हाथ था। मुझे लगा किसी न किसी कीड़े ने काटा होगा जिस कारण हड्डियां गल गईं और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बार बार टेस्ट के लिए बुला रहे हैं ताकि बीमारी के बारे में पता लगाया जा सके। 11 बजे के वक्त थोड़ी थोड़ी आंखों में नींद आ चुकी थी मेरे, लेकिन मेरा दोस्त सोना नहीं चाहता था। उसने कहा कल रात इसी वक्त ऐसा कुछ होना शुरू हुआ था। सच में मेरे बेडरूम में ठंडक बढ़ने लगी और जब ठंड बढ़ने लगी मेरा दोस्त मोहन कहने लगा, देखो देखो वो आसपास है। तुम्हें नहीं पता जब हम जंगल में थे कितनी ठंड हो गई थी। वो करीब आया था रेंगता हुआ। मेरे घर में भी ठंड बढ़ जाती थी जब वो आसपास रेंगने लगता था। अब यहाँ भी ठंड बढ़ चुकी है। वो आसपास है, वो जो भी चीज़ है वो आसपास है। मैं खिड़कियां बंद कर चुका था, दरवाज़ा बंद कर चुका था। जब कुछ समय बाद ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हम रज़ाई में घुस चुके थे, सिर्फ अपना सर ही बाहर निकाला हुआ। और तब मुझे भी यकीन होने लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। वो आदमी सच में अजीब है, भूत प्रेत तो नहीं। अचानक रेंगने की आवाज़ें बाहर से आने लगी, बोलने की आवाज़ें भी आने लगी। दरवाज़ा खोल दो, खिड़की खोल दो, ऐसी आवाज़ें बार बार आती जा रही थी। और हम दोनों सिमटे हुए रजाई में अपना मुंह बाहर की तरफ निकाले हुए घबराहट हो रही थी। अगर हम कुछ करते तो कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ता जिससे मदद मिले। मुसीबत में फंसना नहीं चाहते थे। दरवाज़ा खोलकर हम बाहर निकलते और हो सकता है हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता। फिर रेंगने की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ समय बाद वो जो बाथरूम था ना, वो मेरे उस कमरे के साथ अटैच था। बाथरूम से कुछ आवाज़ सी आई, बार बार वो आवाज़ आती रही और उसके बाद मग गिरने की आवाज़ और फिर रेंगने की आवाज़ उस छोटे से पतले से दरवाजे के पास से। फिर दरवाज़ा खुला। हम दोनों अपनी आंखों से देख पा रहे थे वो बिल्कुल सामने था, रेंगता हुआ बेड के करीब आया। फिर बेड के जब ऊपर चढ़ा, वो मांस का ढेर सा था, बिना हड्डी के, सांप की तरह रेंगता हुआ मेरे दोस्त के शरीर पर चढ़ गया और फिर मुझे कहने लगा, बारी तो तुम्हारी भी आएगी, निवाला तो तुमने भी खिलाया था। फिर उसने मेरे दोस्त पर झपट्टा मारा, जैसे रजाई का एक हिस्सा खींच लिया और मेरे दोस्त की टांग को पकड़ लिया। मैं अपने दोस्त को खींच रहा था क्योंकि यह दृश्य ऐसा लग रहा जैसे सच में वो कोई प्रेत हो। मेरे दोस्त की टांग को पकड़ने के बाद उसने छोड़ दी। फिर खुद अंदर से खिड़की खोलकर थोड़ा सा सीधा हुआ और फिर से मांस का ढेर सा बनकर खिड़की से बाहर चला गया। कुछ देर बाद ठंड भी कम हो गई, लेकिन मेरे दोस्त की टांग काम नहीं कर रही थी और सूज गई, नरम पड़ गई। ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरे दोस्त के शरीर से हड्डी को निकाल कर ले गया हो, लेकिन नजर तो कुछ नहीं आया। उस रात उसके बाद कोई घटना नहीं हुई और अगले दिन मेरे दोस्त की टांग सूजी हुई। मैं चाहता था किसी ऐसे के पास जाएं जो मदद कर सके, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ याद नहीं था, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करता था। बताया मैंने उसे क्या क्या हुआ। अस्पताल में जो उम्मीद थी वही हुआ। मेरे दोस्त की टांग की हड्डी गायब हो चुकी थी घुटने के नीचे से और डॉक्टर खुद परेशान। पैर में हड्डी थी, घुटने तक हड्डी थी, लेकिन बीच का हिस्सा गल गया, डॉक्टर ये कह रहे। और तब हमने उन्हें वो बात बताई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो समझा रहे सदमा लगने पर ऐसा कुछ होता है,
कोई बीमारी है जो मेरे दोस्त को इस तरह नुकसान पहुंचा रही है, उसे यहाँ भर्ती करवाना होगा। मेरा दोस्त भी मान चुका था, लेकिन मैंने उसे कहा यहाँ भी वो आएगा, वो यहाँ भी आएगा और कुछ न कुछ करेगा। हमें किसी ऐसे के पास जाना चाहिए जो मदद कर सके, कोई बाबा, तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाला कोई, वही हमारी मदद कर सकता है। ये क्या चीज़ है? ये कोई प्रेत है जो रेंग कर हमारा पीछा करता है। मेरे दोस्त ने डॉक्टर को नकार दिया और फिर मेरी बात मानी। हम दोनों शहर के मशहूर बाबा के पास गए, जो इस समय शहर में मौजूद नहीं था, बल्कि उसके बाहर लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव में था। लेकिन हम वहां तक पहुंच गए। मदद हमें जल्दी चाहिए थी और उस बाबा के सामने हमने अपनी परेशानी रखी। मेरे दोस्त की टांग को देखकर वो कहने लगा, ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं लगता। कोई भी प्रेत इस तरह से शरीर पर कोई असर नहीं करता, बीमारी दे सकता है या आपको मार सकता है या दिमागी तौर पर बीमार कर सकता है। ये क्या हुआ है? ये किसी जीव ने काटा लगता है। हमने पूरी घटना का वर्णन किया, लेकिन उस घटना को सुनने के बाद भी वो बाबा का कहना था, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना। आखिर क्या सच में कोई मांस जैसा दिखने वाला प्रेत ही होगा? ऐसा करो, मैं तुम्हें कलाई पर बांधने के लिए एक धागा देता हूँ। वो धागा कलाई पर बांधने के बाद किसी भी तरह का प्रेत तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। और बाकी ये टांग में जो हड्डी का गायब होना या ऐसा कुछ, इसका इलाज मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन आगे से मैं सुरक्षा कर सकता हूँ। हम दोनों ने अपनी अपनी कलाई के ऊपर वो धागा बांध लिया था। उसके बाद मेरा दोस्त डॉक्टर के पास जाना चाहता था। मैं उसे डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर गया, लेकिन मैं भी उसके साथ वहीं पर रहने वाला था। मुझे पता था उस रात एक और भयानक घटना हो सकती है। मेरे दोस्त को ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन मुझे चिंता उसकी नहीं। मुझे नहीं पता कब मेरी आंख लग गई। पिछली 2 रातों से सही से मैं सोया नहीं था, मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली, सुबह का वक्त था और मेरे दोस्त की दोनों टांगें काम नहीं कर रही थी। रात को वो आया। मेरे दोस्त को वो सपने की तरह याद था, लेकिन उसकी दूसरी टांग की हड्डी भी गायब थी। अब वो कभी चल नहीं सकता था। सुबह सुबह डॉक्टर वहाँ इमरजेंसी के रूप में ऑपरेशन करना चाहते थे ताकि पता कर पाएं आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, अस्पताल की पीछे वाली खिड़की जो टूटी है वो वहाँ से आया था। सब सो गए, कोई नहीं हिल रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा, हड्डियाँ कड़कने की आवाज़, ये आवाज़ आसपास से आई और कई लोग थे जो ये आवाज़ें सुन पा रहे थे। इसके गवाह कई लोग थे, लेकिन मेरे दोस्त के पाँव का ऑपरेशन किया गया। हड्डी गायब थी। उनका मानना था गल गई, लेकिन अगर हड्डी गली भी तो कोई ना कोई निशान तो पाँव में होना चाहिए ना। मांस का हिस्सा, कोई ऐसा तत्व जो हड्डी के गलने के बाद बना हो टांग के अंदर, वो हड्डी जैसे बीच से गायब हो गई, बिना एक भी चीरा लगाए। खौफ दस्तक देकर आया था, ऐसी दस्तक जो हमें सोचने तक का वक्त नहीं देती। लेकिन वो एक बार में ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, हर रात आता, करीब हर रात। फिर से उसने मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाया और मैं जानता था अब यहाँ रुकने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। अगली रात भी मैं अस्पताल में, लेकिन अब सोने वाला नहीं था। बाबा का वो धागा काम नहीं किया तो वो बाबा भी मौजूद थे मेरे साथ उसी अस्पताल में। जानता था जब वो सामने से आएगा हालात वैसे ही पैदा होंगे, और वैसे हालात पैदा हुए। 12 बजे जब थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगी, खिड़कियां बंद कर दी गई। उसके बाद हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ बाहर से आती गई, रेंगने की आवाज़ कभी छत से तो कभी बाहर से। आसपास के कई पेशेंट्स सो चुके थे गहरी नींद में, जो हिल भी नहीं पा रहे। नर्स भी जैसे एक गलियारे में ही सो चुकी गिरी हुई। आप सोच सकते हैं कितना भयानक ये दृश्य होगा कि वो सब पर असर कर रहा, बस अपने शिकार के लिए। मैं जाग रहा था, मोहन जाग रहा था, और वो बाबा। हम तीनों मोहन की सुरक्षा के लिए मौजूद थे। अस्पताल में जैसे
ज्यादातर लोग बेहोश से हो गए थे। वहां खिड़की से निकलकर रेंगता हुआ वो हमारे सामने खड़ा हुआ। अब उसे खड़े हुए देखा। हम 3 थे और वो बाबा ने मंत्रों को जपना शुरू कर दिया। वो बाबा जो कुछ भी कर रहा उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मेरे दोस्त को पकड़ना चाहा, लेकिन मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था। बाबा ने भी उसे धक्का दिया, लेकिन वो मांस का टुकड़ा था, गीला गीला सा, चिपक कर आगे की तरफ बढ़ जाता। फिर उसने मेरी बाजू को पकड़ा और फिर मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, तुमने भी निवाला खाया था, यानी तुम्हारी हड्डियां भी मेरे काम की हैं। मेरी बाजू सूज गई और अचानक वह वहां से खिड़की से रेंगता हुआ चला गया। मेरी बाजू की हड्डी भी गायब हो चुकी। अगली सुबह वो बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह कोई भूत या प्रेत नहीं है, था तो यह जीवित। इस पर वार करने से कोई असर नहीं हो रहा। कैसा था? ठंड इतनी ज्यादा थी कि शरीर अकड़ गया था। मैं जकड़न के कारण शरीर हिला नहीं पा रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह वो तुम्हारे पीछे तो पड़ा होगा ना। मैंने बाबा को कहा, हाँ उसने निवाले मांगे थे, एक एक बार खिला दो। हम दोनों ने खिलाए। बाबा ने कहा, तो यही बात है, वो कुछ ऐसा है जो किसी वरदान या शाप या किसी ताकत से जुड़ा है। जिसके हाथ से खाया ये उन पर असर कर रहा है, और तुम्हारी बाजू की हड्डी भी उसने गायब कर दी। मुझे नहीं पता इससे कैसे बचना है, लेकिन तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा। मैं अपने दोस्त के साथ अब मदद की गुहार लगा रहा, लेकिन मेरी मदद करता कौन? मैं जानता था पुलिस, प्रशासन या कोई भी ऐसा इंसान मदद नहीं कर सकता। अपने घर पर अगली रात अपनी एक टांग को खोते हुए महसूस किया, फिर दूसरी टांग। मेरी 2 टांगें गायब थीं। एक बाजू मेरी गायब, एक बाजू मेरे दोस्त की गायब। ये अगले दिनों तक हुआ और मैं जानता था मैं मरने वाला हूं। वो तड़पा तड़पा कर धीरे धीरे मार रहा है और मैं अपने दोस्त के साथ था, उसके घर में। उसके माँ बाप रात को बेहोश हुए और हम जानते थे शरीर की एक और हड्डी गायब होने वाली है। हमारी भयानक मौत हमारे नजदीक आ रही है, जिससे बचा नहीं जा सकता। हर कोशिश के बाद कमरे में भगवान की तस्वीरें, इंटरनेट से वो जानकारी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता था। क्या था वो? हमारी समझ से बाहर। उसी पलंग पर हम दोनों थे। हाथ कांप रहे थे हम दोनों के। मेरा हाथ भी बाजू की हड्डी के बिना मैं उठाने की कोशिश कर रहा, बचने की आखिरी कोशिश। खिड़की से रेंगता हुआ अंदर आया, छोटी सी जगह से निकल आया। उसे रोका नहीं जा सकता था। ठंडक बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार उसने हमें छुआ नहीं, बल्कि पास में आकर बैठ गया। मुस्कुरा भी रहा था, थोड़ा सा उदास भी था। मैंने तब उसको कहा था, हमें तड़पाकर क्यों मार रहे हो? हमने कौन सी गलती की है? हमने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा ये दे रहे हो? एक बार में मार क्यों नहीं देते? क्या हो तुम? तब उसने पहली बार जवाब दिया था, और जब वो बोलना शुरू हो गया, जैसे कमरे में ठंडक धीरे धीरे कम सी होने लगी और उसका शरीर भी अकड़ने लगा। उसने कहा, मैं कोई इंसान नहीं हूं, इंसानों जैसा ही हूं, लेकिन मैं एक बोन हार्वेस्टर हूं। बोन हार्वेस्टर। हम जमीन के नीचे रहते हैं। हमारी चमड़ी बचपन से ही विकसित हो जाती है, लेकिन हमारी शरीर में कोई हड्डी नहीं होती। जैसे इंसानों की प्रजाति, जानवरों की प्रजाति, उसी तरह हमारी भी कई तरह की प्रजातियां हैं। हमें आधा इंसान कह सकते हो, बिना हड्डी वाला। हमें शरीर की हड्डियां चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हमें पसंद करे हम सिर्फ उसका ही शिकार कर सकते हैं। तुमने जब मुझे निवाला खिलाया, ये साबित कर दिया कि तुम मेरी मदद कर रहे थे, और ये सबसे घिनौना काम है। कोई जो मदद करे वो अच्छे दिल का होता है, लेकिन हम भी उसी से हड्डियां ले सकते हैं।
तुम दोनों के शरीर की हड्डियां मैं ले चुका हूं। अब मैं पूरी तरह से इंसान हूं, लेकिन फिर भी बोन हार्वेस्टर। जब मेरे बच्चे पैदा होंगे वो मांस के टुकड़े होंगे और उन्हें जानकारी दी जाएगी जमीन के नीचे रहने की। फिर उन्हें भी हड्डियों की जरूरत होगी। बहुत कम बार हम ये समझने देते हैं कि हम क्या हैं, और तुम दोनों को ये पता लगा है। और डरो मत, अब मैं तुम्हारे शरीर की कोई हड्डी चुराना नहीं चाहता। मेरे शरीर की हड्डियां पूरी हो चुकी हैं। अब मैं पूर्ण रूप से इंसानी स्वरूप में रह सकता हूं। लेकिन तुम्हें आखिरी बार सच बताने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं मजबूर हूं। मैं ऐसा ही हूं और मेरे जैसे ऐसे ही होते हैं। मुझे माफ कर देना। जैसे पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी। मेरा दोस्त रोने लगा था, लेकिन मेरे पास रोने के लिए भी कुछ नहीं। जान गया था उसका पूरा सच। अब पूरी जिंदगी इसी तरह से बिना टांगों के बितानी होगी। हड्डियां मौजूद नहीं हैं मेरी 2 टांगों में और 1 बाजू में, लेकिन मेरे पास 1 बाजू मौजूद थी। जब वो मुड़कर बाहर से जाने वाला था तो दरवाजे के रास्ते से जाता। अब वो इंसान बन गया था। ठंडक नहीं थी कमरे में। मैंने बस उसे एक बार कहा, मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम अगर मेरे गले लग जाओ, बस मैं ये आखिरी कामना करता हूँ। क्या तुम मेरी कामना पूरी नहीं करोगे? मैंने तुम्हारी मदद की है, बस तुम भी एक बार मेरे गले लग जाओ, क्योंकि शायद कल मैं मर जाऊंगा। अगर किसी की मदद मैंने की, जिंदगी में बस यही काम करना चाहता था। हंसता हुआ करीब आया था और कह रहा था, जैसी तुम्हारी इच्छा। जब मुझे उसने गले से लगाया था, मैंने भी स्क्रू ड्राइवर अपने दूसरे हाथ में पकड़ रखा, जो उसकी गर्दन में घोंप डाला। फिर खींचकर आगे की हड्डी तोड़ते हुए गर्दन से आगे निकाला था। तड़प रहा था जमीन पर। शरीर से उसके हड्डियां निकलने लगी थीं। वो दोबारा मांस का वो टुकड़ा बनना चाहता था, लेकिन मेरे पास एक हाथ था। बेड से नीचे उतरकर वो स्क्रू ड्राइवर मैं उसके शरीर में डालता गया, छलनी करता गया, और जितना छलनी उसे मैं करता जाता, उसका शरीर कमज़ोर होता जाता। अब वो इंसान बन गया था। इंसानों की तरह उसे मारा जा सकता था। जितने में शरीर की हड्डियां वो निकाल पाता। मैंने उस पर वो स्क्रू ड्राइवर के इतने हमले किए कि वो बच नहीं पाया। खून इतना ज़्यादा बहा था। वहाँ एक लाश पड़ी थी, हड्डियों से जैसे लिपटी हुई मांस के वो टुकड़े। देखने में ऐसा लग रहा था कई इंसानों का मांस वहां काट कर रखा गया हो, लेकिन ये वो दानव था। अगले दिन मेरे पिता ने पुलिस को बुलाया था, क्योंकि यहां कुछ घटना ऐसी हुई। मैं कह रहा था कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इसे अगर हम साफ भी करते तो पकड़े जाते। पुलिस ने आकर मुझे पकड़ना तो चाहा, लेकिन जो कहानी मैं और मेरा दोस्त सुना रहे थे, कोई यकीन नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसी लाश जिसकी हड्डियां बाहर हैं और मांस के टुकड़े जो एक शरीर के नहीं लग रहे, पुलिस वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। भले ही मुझे पकड़ने की कोशिशें तो कई बार हुई, लेकिन साबित कुछ नहीं हो पाया और इसे एक रहस्य ही माना गया। मैं जानता हूं वो क्या हैं जो आज भी रहते हैं हमारे आसपास। हो सकता है कई जिंदा रूप में जो हड्डियों को सोख चुके हों। कई लोग जिनके शरीर में कोई बीमारी के कारण हड्डियां गायब होने लगती हैं। ये वो हैं बोन हार्वेस्टर, इंसानों की ऐसी अजीब भूतिया प्रजाति जो मदद करने के बाद आपको सजा देती है। शायद मेरी ये घटना के बाद कुछ लोग इसकी जानकारी ढूंढने की कोशिश करें। मेरी एक कहानी उन्हें बता पाएगी आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता इससे बचना कैसे है। वो चीज़ मैं भी नहीं कर पाया और शायद कोई नहीं कर पाता।